सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दो ऑल पे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। आज की वीडियो में हम पुष्पा द राइज पार्ट 1 मूवी का फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं। जिन लोगों को समझ में नहीं आया होगा, आज हम इस मूवी का फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा रहा है और इस मूवी ने काफ़ी लोगों का दिल जीत लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जापान में और अन्य देशों में बिकने वाला इस खास गिटार की। यह खास गिटार कोई आम लकड़ी का नहीं बना है, काफ़ी मूल्यवान और कीमती लकड़ी का बना हुआ है। लेकिन यह लकड़ी जापान में नहीं पाई जाती और ना ही अन्य देशों में पाई जाती है। इस खास और मूल्यवान लकड़ी को समुद्र के रास्ते एक्सपोर्ट करके तमिलनाडु के घने जंगलों से लाया जाता है। इस लकड़ी को कई तस्करों और कई पुलिस चौकी और नाकों से कई जोखिम उठाकर इन्हें वहाँ के डीलर लोग अन्य देशों में भेजते हैं। यह लकड़ी मूल्यवान होने के कारण तस्करों को काफ़ी उच्च दाम में मिलता है। तो कहानी में हमारा मेन कैरेक्टर पुष्पा जब शुरुआती में आता है तो वह लकड़ी से भरा ट्रकों को ले जाता है और रास्ते में पुलिस चौकी में उन्हें पुलिस रोक लेती है और उनके बीच काफ़ी झुआ झपटी होती है। फिर पुष्पा राज और पुलिस में मारपीट शुरू हो जाती है और पुलिस उन्हें हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाती है। और रास्ते में पुष्पा उन्हें कहता है अपुन तुमको 20,000 देगा। फिर वो नहीं मानते हैं, फिर कहता है 20 नहीं 50 देगा। फिर भी वो नहीं मानते हैं और आखिर में वह उन्हें कहता है 1 लाख देगा। फिर वे वह नहीं मानते हैं, लेकिन तुम सोच रहा है पूरी मंडली को देगा, लेकिन नहीं, अपुन हर एक आदमी को 1-1 देगा। फिर पुष्पराज हर एक पुलिस के बंदे को 1-1 लाख दे देती है और उनसे डील करके चले जाती है। अब पुलिस उनसे कहती है अपना नाम तो बता दे। फिर पुष्पा कहता है पुष्पराज, नाम याद मत रखना। शुरुआती दौर में पुष्पा एक फैक्ट्री में काम करता है जहाँ पे उस मूल्यवान लकड़ी का सफाई और बंडल बनाया जाता है काट के मशीनों द्वारा। फिर पुष्पा काम करके एक जगह बैठ के चाय पीता है और बिस्कुट खाता है। तभी उस फैक्ट्री का मालिक आ जाता है और कहता है कि आजकल मजदूरों के भी बड़े तेवर हो गए हैं, अपने आप को मालिक समझने लगे हैं। तभी पुष्पा का ठेकेदार आके कहता है कि ठीक से बैठ, ये तेरा कारखाना नहीं है। फिर पुष्पा कहता है ये पहला पैर अपुन का और दूसरा पैर भी अपुन का, तो उसको काय को मिर्ची लगती है। पुष्पा कहता है अपने मालिक को बोल काम देख। ठेकेदार कहता है कि हाँ काम करना है तो ठीक से बैठ। पुष्पा कहता है कि अपुन के तेवर नहीं बदलने वाले, अपने मालिक को बोल काम देख और अपुन अब तक जितना काम किया है उतना पैसा दे दे, आधा तू रख। अपुन चलता है। फिर उसके पीछे पीछे उसका एक साथी भी रहता है, वो भी चल देता है, जिसको ठेकेदार कहता है कि इसकी अकड़ और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, आगे चल के बहुत राज करने वाला है। फिर पुष्पा दूसरे काम की तलाश में एक जगह जाकर बैठ जाता है और वहाँ चाय पीता है। फिर वहाँ एक आदमी उसे 2 प्रकार का काम दिखाता है, एक 100 रुपये वाला और एक 1,000 रुपये वाला। पुष्पा कहता है ये 100 रुपये वाला काम और 1,000 रुपये वाले काम में क्या अंतर है। तभी अगला आदमी कहता है कि 100 रुपये वाला काम में जोखिम नहीं है और 1,000 रुपये वाला काम में तुम जिंदा बचो या ना बचो उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो पुष्पा 1,000 रुपये वाला काम करने के लिए चल देता है। उसमें बैठे हुए साथ साथ बहुत लोग कह रहे थे कि अगर मैं शाम तक घर नहीं आया तो मेरे घर वाले को बोल देना कि अपुन ख़त्म है। फिर पुष्पा और अन्य लोग घने जंगलों के बीचों बीच लकड़ी काटने चल देते हैं और उसका एक साथी पेड़ में बैठ के पहरा दे रहा होता है कि कोई पुलिस आएगा तो वह सूचना दे देगा। वे सभी लोग लकड़ी काटना शुरू कर देते हैं और पेड़ में बैठा उनका साथी सूचना दे देता है सीटी बजाकर कि पुलिस आ रही है। फिर सब डर के मारे भागने लगते हैं, लेकिन पुष्पा दिमाग लगाता है और कहता है कि डरना मत और हारो मत। पुष्पा फिर दिमाग लगाता है और सभी लकड़ियों को कहीं छुपा देता है। फिर पुष्पा और उसके साथी एक जगह बैठ जाते हैं और तभी पुलिस वहाँ आ जाती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो पुष्पा और उसके साथी लोग कहते हैं कि नहीं साहेब, अपन यहाँ बकरी चराने आए हैं। तो पुलिस वाला कहता है कि जब बकरी चराने आए हो तो बकरी है कहाँ। तो पुष्पा और उसके साथी कहते हैं कि साहेब बकरी पहाड़ के नीचे चरने गई है। तो पुलिस को शक होता है और पुष्पा को कुल्हाड़ी में धार करते हुए देखता है। फिर पुलिस
पुष्पा को जाके पकड़ती है और कहती है कि ज़्यादा अकड़ो मत। पुलिस का साथी उसको कहता है कि पुलिस साहब के सामने ज़्यादा बात मत कर। तब पुलिस उसे बंदूक दिखाती है और उसके साथी भी खड़े हो जाते हैं। फिर पुष्पा कहता है कि साहेब तुम एक गोली चलाएगा, अपुन के साथी 10 कुल्हाड़ी चलाएंगे। तब पुलिस के साथ जो कांस्टेबल रहता है वो कहता है कि सर यहाँ से जाने में ही भलाई है, अभी हम इन्हें बाद में देख लेंगे। तब पुलिस वाले चल देते हैं और वे जल्दी जल्दी लकड़ी को पैक करके ट्रक में भरने लगते हैं। पूरा काम करने के बाद जब वह एक जगह बैठते हैं तभी पुलिस और उसके सभी साथी गोली चलाकर और उन्हें वार्निंग देते हैं कि सभी अपने हाथ ऊपर कर दो और सरेंडर कर दो। तब सब भागने लगते हैं और पुलिस गोली चलाने लगती है और सब पत्थर फेंक के मारने लगते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। सब भागने लगते हैं और पुलिस भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है, लेकिन पुष्पा हार नहीं मानता। वह एक आखिरी लकड़ी को तुरंत बोगी में भर के ट्रक चला के दूर जाने लगता है और तेज़ी से गाड़ी चलाने लगता है। पुष्पा काफ़ी दिमाग से काम लेता है। वह ट्रक को काफ़ी स्पीड में चलाकर एक जगह कहीं छुपा देता है। फिर रास्ते में वह गाड़ी छुपाने के बाद सामने से लुंगी बांध के आराम से धीरे धीरे आता है और पुलिस उसे देख लेती है और पकड़ लेती है और कहती है कि माल कहाँ छुपाया है और उसे जेल ले जाती है। पुष्पा को थाने ले जाने के बाद पुलिस उसे एक जगह बांध के काफ़ी टॉर्चर करती है और बहुत मारती है, लेकिन फिर भी पुष्पा मुंह नहीं खोलता है। पुष्पा कहता है अपुन नहीं बताएगा, नहीं तो साहब छोड़ेगा नहीं। पुलिस कहती है तुम्हारा कौन साहब है? अपुन खुद ही चेहरे ऐसे बोलता है। फिर पुलिस पुष्पा को लेके एक जगह आती है। जो लाल चंदन की स्मगलिंग करते हैं उनका पुलिस से सीधा संबंध रहता है, तो वह उसे उसके पास ले जाते हैं और वो होता है जॉली रेड्डी। इन लोग 3 भाई होते हैं, एक जॉली रेड्डी और दूसरा जक्का रेड्डी। पूरा लाल चंदन का लकड़ी का हिसाब यही रखता है, लकड़ी कितना जाता है कितना आता है। और तीसरा भाई रहता है कोंडा रेड्डी। सब का मेन मालिक यही होता है और सबसे खतरनाक भी यही होता है, कोंडा रेड्डी। फिर पुलिस उन्हें कोंडा रेड्डी के भाइयों के पास ले जाती है और कहती है कि माल कहाँ छुपा के रखा है। जक्का रेड्डी और चोली रेड्डी कहते हैं कि माल कहाँ छुपा के रखा है। तो पुष्पा कहता है कि अपन माल तो बता देगा, लेकिन अपन को पैसा चाहिए। जॉली रेड्डी कहता है कि इस 2 कौड़ी के मजदूर की हिम्मत है कि हमसे पैसे मांगे, जानता है किससे बात कर रहा है। तब जक्का रेड्डी कहता है कि कितना चाहिए तेरे को। पुष्पा कहता है अपन जितना मांगेगा तुम उतना दे नहीं पाएगा। वो कहता है कितना? बोलता है 5 लाख। जक्का रेड्डी कहता है ठीक है, लेकिन तू पहले ये बता कि माल कहाँ है। और पुलिस स्टेशन के बाहर जब जाते हैं तब जक्का रेड्डी और जॉली रेड्डी उसे कहते हैं कि अपने औकात में रहे और ज़्यादा बात मत कर, जल्दी बता माल कहाँ है और अपुन तेरे को काट डालेगा। पुष्पा कहता है कि अपुन मर गया तो माल कहाँ है तुमको कौन बताएगा? कोंडा रेड्डी। फिर उन लोग पुष्पा के साथ माल खोजने के लिए जाते हैं। तब वह आगे जाके देखते हैं कि माल कहाँ लुका के रखा है। फिर पुष्पा बताता है कि कुएं में खोजो। जब पुलिस उसका साथ पीछे करते रहते हैं माल के साथ, तो वह आगे एक कुआं मिलता है, तो पुष्पा पूरे ट्रक सहित माल को कुएं के अंदर घुसा देता है। फिर जक्का रेड्डी और जॉली रेड्डी माल को क्रेन से निकलवाते हैं। फिर जक्का रेड्डी उन्हें उनके 5 लाख दे देता है। उसके बाद पुष्पा और उसके दोस्त जब साथ में बैठने के लिए जाने के लिए कहते हैं, तो फिर जक्का रेड्डी कहता है अपना काम हो गया है, तेरी औकात गाड़ी में आने की नहीं है, ले 20 रुपये, जा ऑटो में आ। पुष्पा के साथ में रहने वाला साथी कहता है कि चल भाऊ अपन अब ऑटो में चलते हैं। पुष्पा कहता है कि अब बात इज्जत की आ गई है, अपन आया भी गाड़ी में था और जाएगा भी गाड़ी में। फिर पुष्पा कहता है कि ये डिब्बा कितने का आता है? ये डिब्बा 5 लाख में आ जाएगा। पुष्पा उससे कहता है जा लाल कलर की लेके आना। फिर उसका साथी कहता है कि भाऊ अपन अगर पूरे 5 लाख गाड़ी लेने में गंवा देगा तो अपन फिर से गरीब हो जाएगा। पुष्पा कहता है कि नहीं, अपन यहाँ से हटेगा नहीं, अपन आया भी गाड़ी में था और जाएगा भी गाड़ी में। फिर उसका साथी लाल रंग की गाड़ी लेके आ जाता है और दोनों साथ में चल देते हैं। सबसे पहले पुष्पा अपनी मम्मी को बैठाता है और कहता है कि देख अपन कि हमारा बेटा एक नई गाड़ी लेके आया है। फिर गाड़ी में अपनी मम्मी को बैठा के जगह जगह घुमाता है और उस घर के सामने भी ले जाता है जिस घर से उसे बेदखल किया जाता है। उस घर में रह रही
उसकी भतीजी कहती है कि देखो चाचू नया गाड़ी लेके आए हैं। उसके पिता कहते हैं कि चाचा होने का उसने हक खो दिया है, जाओ अंदर जाओ। गांव की जगह में एक बैठक होती है। उस बैठक में कोंडारेड्डी के तीनों भाई भी शामिल होते हैं और आपस में यह चर्चा करते हैं कि पुलिस से माल को कैसे बचाएं। तभी पुष्पा कहता है कि इनको दिमाग नहीं है कि माल कैसे पार कराना है। इन लोग कैसे करते हैं, लकड़ी को रख देते हैं और लकड़ी के ऊपर में टमाटर बिछा देते हैं। जैसे ही थोड़ा सा ब्रेकर आया नहीं कि टमाटर उछल जाता है और लकड़ी उनके सामने आ जाती है, जिससे सारा माल दिख जाता है और पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। तभी कोंडारेड्डी कहता है ये कौन बोला रे। तभी कोंडारेड्डी का भाई जग्गा रेड्डी कहता है कि है एक 2 कौड़ी का मजदूर जिसने पुलिस से माल छुपा के रखा था और फिर बाद में हमें बताया था। और कोंडारेड्डी कहता है कि कौन है पुष्पा, आओ सामने। तो पुष्पा कहता है कि अपन तुमको एक आइडिया देता है जिससे पुलिस से अपन माल बचा सकता है। फिर कहता है कि सबके सामने नहीं बताएगा। तब कोंडारेड्डी कहता है जाओ सब बाहर जाओ। फिर दोनों आपस में बैठ के बात करते हैं। पुष्पा फिर कोंडारेड्डी को आइडिया देता है और बताता है कि अपन टैंकर बनाएगा और टैंकर के नीचे लकड़ी को छुपा देगा और ऊपर से दूध डाल देगा। ऐसी करके वे पूरी चंदन की लाल लकड़ियों को टैंकर के नीचे और टैंकर को फिर नीचे से पैक करके ऊपर फिर टैंकर में दूध डाल देते हैं। और पुलिस जब चौकी उन्हें जांच करती है तो कहते हैं कि साहब दूध है। ऐसा आइडिया दे के फिर पुष्पा ने उनका माल काफ़ी बचाया और पुलिस के बिना नज़रों में आए काफ़ी उनका माल बचाया, जिससे कोंडारेड्डी को पुष्पाराज पर भरोसा होने लगा और उसने अपना अधिकतर काम पुष्पाराज को दे दिया। अब कोंडारेड्डी का अधिकतर काम पुष्पाराज करने लगा। जब वह अपने ट्रक में माल लोडिंग करके जा रहा होता है तब वहाँ पे एक लड़की को देखता है। उस लड़की को देखते ही उसे प्यार हो जाता है। फिर वहीं पर श्रीवल्ली सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है। उसके प्यार में वह नाचने लगता है। पुष्पा का काम लगभग सब ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन पुलिस को अचानक शक होता है कि यह माल कैसे कैसे ले जाता है। एक दिन वह ट्रक को चेक करने आता है। पुलिस चौकी में उसके ट्रक को रोककर अपने लाठी से ऊपर ठोक के चेक करता है और नीचे, तो पता चलता है कि ऊपर का आवाज़ अलग है और नीचे का। तो उसे शक हो जाता है कि नीचे लकड़ियाँ हैं और ऊपर दूध। पुलिस उन दोनों को गिरफ्त में ले लेती है और बहुत मारती है। फिर वो दोनों कहते हैं कि साहब ये सब पुष्पा के कहने पर हमने किया था। पुलिस कहती है ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त में छोड़ दूंगा, तुम मुझे उसके ठिकाने का पता बताओ कि वो माल कहाँ छुपाता है। कोंडारेड्डी को गुप्त सूत्रों के द्वारा पता चल जाता है कि पुलिस को यह पता चल गया कि मेरा माल कहाँ पे छुपा हुआ है। वह तुरंत ही पुष्पराज को फ़ोन करता है और अपने माल को बचाने को कहता है। रेड्डी के गोदाम में अपना माल को सुरक्षित रखने के लिए स्मगलिंग सिंडिकेट का बॉस सीनू वहाँ पे अपना माल को सुरक्षित रखने के लिए कोंडारेड्डी के पास आता है। लाल चंदन को डायरेक्ट सेल करने के लिए 15 चेक पोस्ट तक पार करने का काम मेन सीनू का ही होता है। तो अपने माल को सुरक्षित रखने के लिए सीनू कोंडारेड्डी के पास आता है और अपना माल पूरा उसी के पास रखवा देता है। लेकिन पुलिस ने जिन 2 मुखबिरों को गिरफ्तार किया था वे इस पुष्पराज के गोदाम की सारी जानकारी पुलिस को दे देते हैं और पुलिस को पता चलते ही वो तुरंत गोदाम में हमला कर देते हैं। कोंडारेड्डी तुरंत ही पुष्पराज को फ़ोन करके कहता है कि पुलिस का वहाँ छापा पड़ने वाला है, तुरंत ही सारे माल को बचाओ या फिर भागो। तो फिर पुष्पराज सारी लकड़ियों को बुलडोजर के द्वारा नदी में फेंकवा देता है। वहाँ पे जितना माल पड़ा रहता है सीनू का, आधर कोंडारेड्डी का, तो सभी को वह नदी में फेंकवा देता है। पूरी लकड़ियों को नीचे फेंकते देख कोंडारेड्डी के छोटा भाई जग्गा रेड्डी तुरंत ही कोंडारेड्डी को फ़ोन करता है और कहता है कि पुष्पराज सारा माल नीचे फेंक रहा है नदी में। तो कोंडारेड्डी कहता है कि तू वहाँ से भाग, वहाँ पे पुलिस का छापा पड़ने वाला है, वहाँ पे आधा माल सीनू का भी है, आगे अगर कुछ होगा तो वे सभी पुष्पराज को ही पकड़ेंगे। ऐसा कह के जग्गा रेड्डी भी वहाँ से भागने लगता है। जो सारी लकड़ियाँ पुष्पराज नदियों में फेंकवा देता है वे सभी लकड़ियाँ धीरे धीरे बहते हुए झरनों से गिरकर डैम में आके जमा हो जाती है। और इधर पुलिस पुष्पराज को पकड़ लेती है और कहती है कि सारा माल कहाँ छिपा दिया। पुलिस को कुछ सुराग नहीं मिलता। उसी शाम पुष्पराज, कोंडारेड्डी और सीनू तीनों मिलकर पार्टी करते हैं कि पुष्पराज ने हमारा सारा माल बचाया है। पार्टी करते समय पुष्पराज
सीनू के नौकरों द्वारा गुपचुप से बात सुन लेता है कि वह उधर माल 2 से 3 करोड़ में बेचता है और हमको इधर 25 से 30 लाख रुपए ही मिलते हैं। तो वह जाके कोंडारेड्डी से बात करता है और कहता है कि सीनू हमें धोखा दे रहा है। अपन ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट माल जाके उसको बेचते हैं जिसको वो डायरेक्ट बेचता है। कोंडारेड्डी कहता है कि यह सच बात है, ये हमें पता करना पड़ेगा। उसके बाद एक सॉन्ग बजता है। इधर पुष्पराज अपनी शादी की तैयारी करने के लिए, मंगनी करने के लिए लड़की घर आता है, लेकिन उसके चाचा वहाँ पे आके टांग अड़ाते हैं और कहते हैं कि ये शादी नहीं हो सकती, इसका कोई बाप ही नहीं है। ऐसा करके पुष्पराज की काफ़ी बेइज्जती कर देता है और पुष्पराज और उसके चाचा के बीच काफ़ी झगड़ा हो जाता है। झगड़े के बीच छीना झपटी में उसकी मम्मी को चोट लग जाता है और अपनी मम्मी को अस्पताल लाके भर्ती कर देता है। इधर डीलिंग के मामले में बात करने के लिए पुष्पराज यहाँ पे आता है। तो पुष्पराज देखता है कि मैं जो बात करने आया था वही बात करने के लिए एक आदमी आया था, उसको शीनू लोग मिल के मार रहे हैं। लेकिन पुष्पराज डरता नहीं है और डंके की चोट में कहता है कि अपुन को भी डबल करवाना है। अपुन जितना माल तुमको देता है उतना अपुन को पैसा नहीं मिलता है। इसी बीच सीनू का साला बोलता है कि ये ज़्यादा बात मत कर, तू जानता है तू किससे बात कर रहा है। सीनू का साला कहता है कि देख तेरे जैसा बात करने वाला का हमने क्या हाल किया है। पुष्पराज कहता है कि इसमें रिस्क बड़ा है इसलिए तो अपन ऐसा बात कर रहे हैं रे। ऐसा कहे कि वो वहाँ से चल देता है। लेकिन सीनू के आदमी और सारे लोग कहते हैं कि भाऊ उससे यहाँ से जाने क्यों दिया। जब सीनू कहता है कि वो जब यहाँ पे था तो फिर तू चुप क्यों था। तो सीनू कहता है कि भाऊ ऐसी दूसरी की हालत की देख के भी उसका रूह नहीं काँपा, मेरी तो फट गई थी। पुष्पराज वापस आता है और कहता है कि तेरा जीजा मेरे को जाने दिया इसलिए मैं नहीं गया, मेरा दिल जाने को किया इसलिए मैं गया। पुष्पराज वापस जा ही रहा होता है कि पीछे से उसका आदमी पुष्पराज पर हमला कर देता है और पुष्पराज और उसके आदमियों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। पुष्पराज उन सभी को बहुत मारता है और जाते जाते कहता है, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है अपुन। उसके बाद पुष्पराज लाल चंदन की डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए डायरेक्ट चेन्नई के तट पर आता है और डायरेक्ट डीलर से संपर्क करता है। पुष्पराज वहां डायरेक्ट बेचने के लिए डायरेक्ट खरीदने वाले से संपर्क करता है और वहां अपना माल दिखाता है। खरीदने वाले को उसका माल काफ़ी पसंद आता है और कहता है कि अपन को ये चाहिए। तो पुष्पराज कहता है कि ऐसे 100 ट्रक और लाऊंगा तुम्हारे लिए। फिर पुष्पराज कोंडारेड्डी से उसका बात कराता है और कहता है कि अपन डायरेक्ट माल आके बेच रहा है। इधर जॉली रेड्डी श्रीवली के पिता को बंधक बना लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बाप को छोड़ दूंगा लेकिन तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। श्रीवली पुष्पराज के पास आके कहती है कि जॉली रेड्डी मेरे पिता को बंधक बना लिया है और वो मुझे बुला रहा है। तो पुष्पराज कहता है कि अपुन क्या करेगा, तुम तो अपुन को प्यार नहीं करती ना। फिर श्रीवली इमोशनल हो जाती है और पुष्पराज कहता है कि काय को इमोशनल होती है, चल अपुन के साथ। पुष्पराज जाता है और जॉली रेड्डी को बहुत मारता है और पुष्पराज जॉली रेड्डी के हाथ पैर तोड़ देता है और उसे पूरा अपंग बना देता है। पुष्पराज कहता है जॉली रेड्डी को कि जा अपने भाई को बताएगा। जॉली रेड्डी कहता है कि ए पुष्पा, यह बात हम दोनों के बीच रहेगी। फिर पुष्पा श्रीवली के पिता को छुड़ा देता है और श्रीवली को उससे घर छोड़ देता है। पुष्पा और उसके साथी बात करते हैं और कहते हैं कि अगर कोंडारेड्डी को यह बात पता चली तो। पुष्पा कहता है अरे नहीं रे, कुछ पता नहीं चलेगा। कोंडारेड्डी अपने भाई से मिलने अस्पताल जाता है और कहता है कि तेरी हालत ये किसने की। वो अपना मुंह नहीं खोलता है। कोंडारेड्डी कहता है पता करो कौन है। लेकिन जब दोनों पुष्पराज और उसके साथी एक कमरे में बैठ के बात कर रहे होते हैं तो कोंडारेड्डी उनकी सारी बातों को सुन लेता है लेकिन कहता नहीं है। जब वह कोंडारेड्डी के साथ एक कहीं काम से निकल रहे होते हैं तब वे सभी मिलके प्लान बना लिए थे कि पुष्पराज को अकेले में ले जाएंगे और उसे मार देंगे। फिर पुष्पराज के सर के ऊपर कपड़ा ढक के उसे जमीन के नीचे गिरा देते हैं और पुष्पराज को बहुत मारते हैं। पुष्पराज को फिर बंधक बना के कोंडारेड्डी के सारे गुंडे उसे मिल के बहुत मारते हैं लेकिन पुष्पराज हार नहीं मानता है। जैसे तैसे खड़े होके वह सभी को मारता है। इसी बीच कोंडारेड्डी के दुश्मन सीनू के साला
वहाँ पे आ जाता है और कोंडा रेड्डी को गोली मार देता है। कोंडा रेड्डी वहीं मर जाता है और जैसे तैसे पुष्पराज गाड़ी में आए उसके साथी के साथ निकल लेता है। इधर सीनू को साला धड़ाधड़ गोलियां चलाता है और कोंडा रेड्डी के आदमियों को बंधक बना लेता है और उसे मारता है। लेकिन पुष्पराज उसकी जान बचाने के लिए वहाँ आ जाता है। पुष्पराज उन सब से लड़ता है। तभी सीनू का फोन आता है और पुष्पा को कहता है कि ये पुष्पा, मेरे साले को कुछ मत करना। उसके बाद पुष्पा कहता है कि 5 मिनट पहले अगर फ़ोन किया जाता तो तेरा साला शायद बच जाता, और पुष्पा उसके साले को मार देता है गोली से। फिर सीनू बदले की भावना लेते हुए पुष्पराज को मारने के लिए आता है और इधर पुष्पराज मंत्रियों के साथ बैठा हुआ बातचीत करता है और कहता है कि इन लोग ने पहले गद्दारी किए थे, इन लोग उससे डायरेक्ट जाके माल बेचते थे और अपुन को उसका 1/3 हिस्सा देता था। वो कहता है कि तुम लोग भी 15 चेक पोस्ट से पार कराते हो लेकिन पुलिस वालों को पैसे देकर, तो वही चीज़ अपुन भी कर सकता है। मंत्री कहता है कि ये सच बात है। पुष्पराज मंत्री का बहुत फ़ायदा कराता है और मंत्री अपने सभी आदमियों से कहता है कि जिसको भी अपना माल बेचना है पुष्पराज को आकर बेचे। सीनू कहता है कि मुझे जाने दो, मुझे बस मेरे साले की बॉडी दे दो। बगल में खड़े एक आदमी कहता है कि तू जिसके ऊपर बैठा है ना, उसी के नीचे तेरे साले की बॉडी है। फिर वो अपने साले की बॉडी लेके अंतिम संस्कार में निकल जाता है। पुष्पा ने शुरू में कहा था कि अपुन इधर किसी के फटे में टांग अड़ाने को नहीं आया है, राज करने को आया है। इधर पुष्पा की पहुंच धीरे धीरे बढ़ती गई। उसने धीरे धीरे राजनीति में भी कदम रखा और वह मंत्री बन गया। पुष्पा को सभी लोग जानने लगे थे और धीरे धीरे वह सब जगह अपने राज करने लगा। इधर मूवी के क्लाइमैक्स में एक नई पुलिस की एंट्री हुई। यह पुलिस काफी शातिर था। पुष्पा की शादी होने वाली थी तो वह अपनी शादी का कार्ड देने के लिए पहले इस पुलिस वाले के पास आया, शादी का निमंत्रण दिया और कुछ खोका भी। लेकिन पुलिस ने पुष्पराज की काफ़ी बदनामी कर दी और कहा कि पैसे पूरे नहीं हैं, जबकि पैसे पूरे थे। वह जानबूझकर पुष्पराज को बदनाम कर रहा था। इससे पुष्पराज को काफ़ी गुस्सा आया। पुलिस वाले शेखावत ने पुष्पराज की काफ़ी बेइज्जती कर दी और कहा कि मुझे शेखावत सर कहना। फिर पुष्पराज वहाँ से चल दिया। जिस शाम पुष्पराज की शादी होने वाली थी उस शाम पुष्पराज शेखावत सर के साथ में पीने लगा। दोनों साथ में मज़े में पी रहे थे, लेकिन पुष्पराज ने कहा कि सर, आपने उस दिन मेरी काफ़ी बेइज्जती की थी, अपुन भूला नहीं है। एक सड़क छाप नौकर से सिंडिकेट तक मालिक बनने का सफ़र अपुन ने ऐसी तय नहीं किया। मैं कहीं भी जाऊं तो लोग मुझे पुष्पा भाऊ कहते हैं, लेकिन तुम बिना वर्दी कहीं चल दो तो लोग तुम्हें पहचानेंगे भी नहीं, तुम्हें एक कुत्ता भी नहीं पहचानेगा। पुष्पराज कहता है कि ब्रांड का थप्पा आदमी के कपड़ों में नहीं, कैरेक्टर में होता है। फिर पुष्पा वहाँ से अपने शादी में चल देता है। शादी में जाने के बाद उसकी पत्नी ने कहा कि तुम इतने लेट काहे हो गए, तो वो ने कहा कि किसी ने पुष्पा को फ्लावर समझ लिया था, उसको बता के आया है कि अपुन फायर है। और इधर शेखावत आता है और पुष्पा के दिए हुए सारे पैसे को जला देता है और उसका साथ खड़ा हवलदार कहता है कि क्या हुआ सर। शेखावत कहता है पुष्पा, और कहानी का द एंडिंग हो जाता है। इस मूवी का सीक्वल भी आने वाला है, लेकिन कहानी के एंडिंग में दिखाया गया है पुष्पा 2 द रूल बहुत जल्द ही सिनेमाघरों में आने वाला है और यह हमें साल 2022 के दिसंबर में देखने को मिलेगा। यह वीडियो बनाने में दोस्तों काफ़ी टाइम लगा है और मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी को ज़रूर दबा देना ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए।